दोस्तों, क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप इस मरी हुई एंटिटी का खून कर सकते हैं? कंफ्यूज हो गए ना आप भी? आज की ये कहानी थोड़ी अलग और मिस्टीरियस है। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था 20 मई 1958 की रात को, जिसने पूरे जस्टिस सिस्टम पे सवाल खड़े कर दिए थे। तो बिना देरी के आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना सन 1958 की है। ये पूरी कहानी उड़ीसा के बालासोर जिले के रसगोविंदपुर गांव की है। उस समय इस गांव के आसपास एक पुराना हवाई अड्डा हुआ करता था और ये कोई बड़ा हवाई अड्डा नहीं था, ये बस एक छोटा सा हवाई अड्डा था। उस दौर में इस हवाई अड्डे पर बस छोटे मोटे जहाज ही आया जाया करते थे, लेकिन एक समय के बाद इस हवाई अड्डे को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता है। जब इस हवाई अड्डे को बंद किया गया था, उस समय यहाँ पर बहुत सारा कीमती सामान पड़ा हुआ था। इसमें कई छोटे मोटे जहाज भी शामिल थे जिनको यहां से ले जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन एक समय के बाद ये सारा सामान कबाड़ में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से ये जगह वीरान लगने लगती है। और इस कबाड़ को चोरों से बचाने के लिए सरकार ने इस हवाई अड्डे पर 2 चौकीदार भी लगा रखे थे, जिनके नाम थे गोविंद और दिवाकर। इन दोनों का काम था यहाँ पड़े सामान की रखवाली करना। 1958 के आसपास सरकार यहाँ पर पड़े हुए पुराने जहाजों और कबाड़ को बेचने का फैसला करती है। तभी इस बात की जानकारी कोलकाता में चटर्जी ब्रदर्स नाम की कंपनी चलाने वाले जगत बंधु चटर्जी को भी लग जाती है। पुराने जहाजों की बात सुनते ही चटर्जी उसे खरीदने की सोच लेते हैं और इसी सोच के साथ जगत बंधु चटर्जी और उनका घरेलू नौकर राम बहादुर थापा उस कबाड़ को खरीदने के लिए कोलकाता से रस गोविंदपुर आ जाते हैं। राम बहादुर थापा वैसे तो नेपाल का रहने वाला था, पर काफी लंबे समय से वह चटर्जी के घर पर ही काम कर रहा था। रस गोविंदपुर आने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि इस कबाड़ को खरीदने की प्रक्रिया में सरकार की तरफ से काफी लंबा समय लगने वाला है। इसलिए चटर्जी और थापा कबाड़ को खरीदने और उसी गांव में रुकने का फैसला करते हैं। ये दोनों उसी गांव के एक आदमी कृष्णचंद्र पात्रों के घर एक किराएदार के तौर पर रहने लगते हैं। कृष्णचंद्र की अपने ही गांव में एक चाय की टपरी भी थी, जो कि उसी बंद पड़े हवाई अड्डे से बस थोड़ी ही दूर थी। जगत बंधु चटर्जी इस एरिया के बारे में पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस हवाई अड्डे के आसपास के इलाकों में आदिवासियों का गाँव था, जिसमें संताल और रोमानी जनजाति के लोग रहते थे। यहाँ पर रहने वाले लोग आसपास के गाँव में जाने के लिए इस बंद पड़े हवाई अड्डे से होकर जाया करते थे, लेकिन ये लोग इस रास्ते से केवल दिन में ही जाया करते थे, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि रात के समय इस वीरान पड़े हवाई अड्डे पर भूत रहते हैं। इसलिए यहाँ का कोई भी सदस्य रात को हवाई अड्डे से होकर अपने घर नहीं जाया करता था। इसके बाद दिन आता है 20 मई 1958 का। रात के करीब 9 बज रहे थे। जगत चटर्जी और उनका नौकर राम बहादुर थापा अपने मकान वाले कृष्णा की चाय की टपरी पर बैठे हुए थे और तभी वहां पर चंद्रमांझी नाम का एक व्यक्ति आता है, जिसका घर हवाई अड्डे के उस पार एक गांव में था। वो कृष्णा की दुकान पर आकर कहता है कि मुझे आज रात यहीं रुकने दो, क्योंकि मैं इतनी रात को उस भूतिया हवाई अड्डे से होकर अपने घर नहीं जाना चाहता। और भूतों के डर से वो वहीं रुकने का फैसला करता है। मांझी की बात सुनते ही जगत बंधु चटर्जी कहते हैं कि क्या वाकई हवाई अड्डे पर भूतों का कब्जा है? इसके बाद चटर्जी ये भी कहता है कि अगर सच में यहाँ रात को भूत मिलते हैं तो आज हम भूतों को देख ही लेते हैं। अब जगत चटर्जी और उनका नौकर थापा मांझी से भूत देखने की जिद करने लगते हैं। मांझी पहले तो उस वीरान पड़े हवाई अड्डे पर जाने से मना कर देता है, लेकिन इन दोनों की जिद करने पर वो हवाई अड्डे पर जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद जगत बंधु और उनका नौकर राम बहादुर थापा और उनका मकान मालिक कृष्णा और मांझी ये चारों भूत देखने के लिए उस वीरान हवाई अड्डे पर जाने लगते हैं। इन चारों के पास कोई भी हथियार नहीं था, लेकिन राम बहादुर थापा के पास टॉर्च और उसकी खुरकी मौजूद थी, जो कि एक चाकू की तरह दिखती है। ये थोड़ा आगे जाते हैं और तभी चटर्जी सबको रोक देते हैं और आगे की ओर देखने के लिए कहते हैं। दरअसल आगे कुछ दूरी पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि मानो रोशनी के आसपास कई परछाइयां हवा में लहरा रही हो। और तभी ये सभी भूतों को देखने के लिए उस रोशनी की तरफ भागते हैं। राम बहादुर इनमें सबसे तेज भाग रहा था, इसलिए वो सबसे पहले उस रोशनी के पास पहुंच जाता है। रोशनी के पास पहुंचते ही वो अपनी खुरकी को निकाल लेता है और तेजी से हवा में लहराती परछाइयों पर पागलों की तरह खुरकी से वार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन राम बहादुर थापा बिना कुछ सोचे समझे अभी भी अपनी खुरकी जोर जोर से चला रहा था। दरअसल राम बहादुर थापा अपनी खुरकी से भूतों को मारने की कोशिश कर रहे थे और खुरकी चलाते समय उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि कब उसने अपनी खुरकी से कृष्णचंद्र पात्रों पर 1-2 वार कर दिए। खुरकी के लगते ही पात्रों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। पात्रों के चिल्लाने की आवाज सुनकर नेपाली रुक जाता है और तभी जगत बंधु चटर्जी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पहुंचकर वो देखते हैं कि पात्रों के अलावा वहां पर और भी कई लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इसके बाद उन्होंने जब गौर से देखा तो वहां का नजारा देखकर सभी
पी के होश उड़ गए। दरअसल राम बहादुर ने पात्रों के साथ 3 और औरतों को घायल कर दिया था, जिनमें से एक की तो खुरकी लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 महिलाएं बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर औरतें कहां से आ गई, क्योंकि थापा ने तो भूतों पर हमला किया था। दरअसल ये लोग जिनको भूत समझ रहे थे वो माही जाति की कुछ औरतें थी, जो कि लालटेन की रोशनी में महुआ के फूल तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उस जमाने में लोग फूलों का कई तरीके से उपयोग करते थे। इसके बाद अगली सुबह राम बहादुर थापा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उस पर एक महिला की हत्या और 3 लोगों की जान लेने का आरोप लगाया जाता है। अब एक महिला की हत्या हो गई थी तो जाहिर सी बात है कि राम बहादुर थापा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जब यह मामला सेशन कोर्ट में जाता है तो कुछ हैरान कर देने वाले फैसले सामने आते हैं। दरअसल राम बहादुर थापा के वकील ने कोर्ट में कहा था कि राम बहादुर थापा ने उस महिला की हत्या जानबूझकर नहीं की है, उससे यह हत्या अनजाने में हुई है और उसका हत्या करने का कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि उसने तो भूतों को मारने के लिए हमला किया था और तभी धोखे में इन महिलाओं में से एक महिला की हत्या हो गई। इसलिए राम बहादुर थापा को माफ कर दिया जाता है। लेकिन दूसरे वकील का कहना था कि हाँ, ये सच है कि राम बहादुर थापा से अनजाने में एक महिला की हत्या हुई है, लेकिन उसने जो गलती की है उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसके बाद ये मामला कोर्ट में लंबे समय तक चलता है और कुछ सालों के बाद 1959 में राम बहादुर को बिना सजा दिए छोड़ दिया जाता है। आईपीसी की धारा 79 के तहत उसे बरी कर दिया गया था। दरअसल आर्टिकल 79 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सही जानकारी के बिना कोई अपराध कर देता है तो अपराध करने वाले व्यक्ति को माफ किया जा सकता है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि राम बहादुर थापा को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो भूतों पर नहीं बल्कि इंसानों पर हमला कर रहा है। इसका मतलब ये है कि राम बहादुर थापा को वास्तविक तथ्यों की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने अनजाने में एक महिला की हत्या और 3 लोगों को घायल कर दिया। इसलिए राम बहादुर थापा को कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाता है। अब सेशन कोर्ट के द्वारा तो राम बहादुर को बरी कर दिया जाता है, लेकिन यह मामला बहुत पेचीदा था, इसलिए उड़ीसा पुलिस सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उड़ीसा हाई कोर्ट में अपील कर देती है और उड़ीसा हाई कोर्ट में भी इस केस की लंबी सुनवाई चलती है और आखिर में उड़ीसा हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए और राम बहादुर थापा पर लगाए गए आरोपों को एक चूक मानते हुए उसे बरी कर देते हैं। इस केस की सुनवाई के दौरान उड़ीसा हाई कोर्ट में भी इस केस से मिलते जुलते 1952 के एक केस का भी जिक्र किया जाता है। दरअसल 1952 के एक केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि चिरंजी नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए एक पहाड़ पर जाता है और पहाड़ पर चढ़ने के दौरान चिरंजी का पैर फिसल जाता है और उसके सिर पे चोट लग जाती है। सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी पहचानने की शक्ति चली जाती है। इसके बाद जब उसका बेटा उसकी मदद करने के लिए आता है तो चिरंजी अपने बेटे पर ही बाघ समझकर उस पर हमला कर देता है। हमला करने से चिरंजी के बेटे की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और चिरंजी पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया जाता है, लेकिन कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि चिरंजी के सिर पे चोट लगने की वजह से उसके सामने भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से जब उसके बेटे ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा कि बाघ ने उस पर हमला कर दिया है और बाघ से बचने के लिए वो भ्रम में अपने बेटे को ही मार देता है। इसके बाद कोर्ट के द्वारा चिरंजी को बरी कर दिया जाता है क्योंकि उसने ये हत्या अनजाने में की थी। इस केस के दौरान कोर्ट ये भी कहता है कि न्याय के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को सही तथ्यों की जानकारी नहीं है तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं है तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। राम बहादुर थापा के केस में उसे कानून की जानकारी तो थी, लेकिन उसे तथ्यों की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे बरी कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में राम बहादुर थापा की एक गलती के बारे में भी बताया जाता है और वो ये थी कि जब राम बहादुर उन भूतों पर हमला कर रहा था तब उसके पास एक टॉर्च भी मौजूद थी, लेकिन उसने एक बार भी टॉर्च जलाकर नहीं देखा कि वहां पर कौन है। इस बात पर कोर्ट ने यह कहा कि जैसे ही राम बहादुर ने उस समय भूत शब्द सुना तो उसके मन में कोई और विचार आया ही नहीं और इसलिए उसने एक बार भी टॉर्च जलाकर नहीं देखा कि वहां पर महिलाएं हैं या फिर भूत है। फिर यह फैसला भी राम बहादुर के पक्ष में आता है और उसे बरी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? क्या अदालत का फैसला सही था या इस कानून में कोई और भी बदलाव हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।